लेक्चर नंबर 9। चलें जी। अच्छा भाई, आज के लेक्चर के एंड पे एमसीक्यूज भी अटैच होंगे, तो उनको प्लीज लीजिएगा। पास पेपर से शुरू करें जी। पास पेपर क्वेश्चन 20 निकालें। The following information pertains to intangible assets of Hadero Limited. Prepare note on intangible and correction of error note. Correction of error note किस स्टैंडर्ड में बनता था? IS 8 में। 2 नोट बनाने हैं, ठीक है जी। करेक्शन ऑफ एरर नोट कब बनता है? जब इस साल क्या हो जाए? करेक्शन ऑफ एरर नोट कब बनता है? जब इस साल क्या हो जाए? इस साल प्रायर पीरियड एरर आइडेंटिफाई हो जाए, इस साल एरर ना हो। अगर इस साल एरर होगी तो वो तो करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं, वो तो करेक्शन करते हम अपने लिए हैं, यूजर्स के पास तो सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी। इस साल की गलती इस साल पकड़ी गई तो यूजर्स के पास गई नहीं वो गलती, बात ही खत्म होगी। चलें जी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम खुद लिख लीजिएगा। ऑन 1 मई 2022 we acquired an 8-year license at a cost of 174 million। तो हमारा GNN क्या है? 31 दिसंबर 2022। तो ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बल्कि ऐसा ना किया करें, हम तो आसान काम करते हैं, मई जून बस 2 महीने गिन लिया करें, फिर जम मारा करें 6, 2 जमा 6 8। तो 8 महीने गुजर चुके हैं हमारे साल, ये मतलब हमारा साल खत्म होने से 8 महीने पहले हमने इंटेंजिबल खरीदे और उसकी लाइफ 8 साल है। लीगल लाइफ, लाइसेंस की लाइफ 8 साल है। हाउएवर हमारा प्लान है लाइसेंस को कितने साल यूज करने का? 6 ईयर। तो ठीक है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन फिर 6 ईयर्स होगा। आप बताएं अमोर्टाइज कितने सालों पे करेंगे? 8 सालों पे, 6 सालों पे? 6 सालों पे। लाइसेंसेज आर ट्रेडेड इन एक्टिव मार्केट, ठीक है, हो सकता है फिर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करवाना चाह रहा हूं, लाइसेंस से ये या फिर रेजिडुअल वैल्यू देना चाह रहा हूं। रिवैल्यू कब करना है? जब एक्टिव मार्केट हो। और रेजिडुअल वैल्यू कब माइनस करनी है? जब एक्टिव मार्केट हो या थर्ड पार्टी, या एक्टिव मार्केट हो या थर्ड पार्टी। पूरी बात नहीं की आप लोगों ने कल वाली क्लास की। हाँ, एक्टिव मार्केट हो और जब उसकी लाइफ खत्म होनी है तब वो मार्केट एग्जिस्ट करने की उम्मीद भी हो, ये एक बात है। या फिर थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो। ये कल पढ़ा था ना, नहीं याद आया? यही तो कल पढ़ाया था, यही तो कल पढ़ाया था। वो अगर नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट मार्केट एग्जिस्ट करने की उम्मीद होगी। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट कल पढ़ा है हमने। रिवैल्यू करने के लिए एक शर्त है, एक्टिव मार्केट हो। मैं शर्त तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक ही ऑप्शन है जब रिवैल्यू करें, जब एक्टिव मार्केट हो। और रेजिडुअल वैल्यू लेने के लिए जरा खुला है स्टैंडर्ड, कहते हैं दो में से कोई एक बात भी हो जाए। या ये कल वाला पढ़ना था ना आप लोगों ने घर जाके, या कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी हो या एक्टिव मार्केट हो और उस मार्केट से रेजिडुअल वैल्यू निकल सकती हो और हाई चांस हो, प्रोबेबल हो कि वो मार्केट एग्जिस्ट भी करेगी जब उस इंटेंजिबल की लाइफ खत्म होगी। अच्छा जी, बहरहाल हम तो वैसे बात कर रहे थे लाइसेंस या ट्रेड इन एक्टिव मार्केट। एज ऑन 31 दिसंबर 22 द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइसेंस वैलिड फॉर 8 years इज 192 मिलियन। ओ, न्यू लाइसेंस 192 का है। हमें मेरे लाइसेंस की फेयर वैल्यू बताना। तो जालिम क्या कर रहा है, कहता है एक नया लाइसेंस, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस फॉर 8 years। मेरा लाइसेंस अब न्यू नहीं रहा होगा, मेरे एसेट की फेयर वैल्यू नहीं दे रहा, कहते हैं नया लाइसेंस 192 का हो गया। पहले लाइसेंस कितने का था? 174 का। अब 8 साल के लिए अगर किसी ने लाइसेंस लेना तो कितने का मिलेगा? 192 मिलेगा, क्योंकि महंगाई हो गई है। वाइल ओल्डर लाइसेंसेस, मेरा लाइसेंस ओल्डर हो गया हुआ है। वाइल ओल्डर लाइसेंसेस सेल एट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस वैल्यू, fair value of less 2 million for each month of the license has already been
मैं एक्टिव मार्केट में अपना लाइसेंस लेके गया, कैलकुलेटर ये अपना भी दे दें भाई, ये मेरा जो है वो लाइसेंस है। अब ये मेरा लाइसेंस है, ये मैंने खरीदा 1 मई को। 31 दिसंबर को मैं गया, लोगों ने कहा ये लाइसेंस बिल्कुल नया है सर, ये 192 का मिल रहा है। मैंने तो ये 174 का खरीदा हुआ है। मैंने कहा यार इसकी वैल्यू लगाओ, कहते इसकी वैल्यू तो नहीं भाई, ये 192 का है, ये नया वाला लाइसेंस 192 का। ये पुराना वाला आपने कितने का लिया था? मैंने कहा जी वो तो 174 का लिया था। कहते पुराने वाले की कीमत ना, जरा वो पीछे एक बंदा बैठा हुआ, जरा उससे जाके लगवाएं। उसने कहा यार पुराने वाले की कीमत ऐसे लगेगी, ओल्डर लाइसेंसेस सेल एट फेयर वैल्यू, ये बाजार में फेयर वैल्यू पे बिकेंगे, परेशान ना हो आप। एट वैल्यू ऑफ न्यू 192, एट वैल्यू ऑफ न्यू 192 लेस 2 million फॉर ईच मंथ योर दिस लाइसेंस इज यूज्ड। मैंने कहा ये तो 8 महीने से यूज हो रहा है। कहते हैं 8 महीने जरब 2। SCI के अपने पंगा लिया है फेयर वैल्यू देने का तरीका, और तरीका क्या? तरीका मैथमेटिक्स यूज किया, अकाउंटिंग नॉलेज यूज नहीं किया, बिल्कुल सादा मिसाल दी है। मैंने अपना पुराना लाइसेंस कितने का खरीदा बाजार से? 174 का। नया लाइसेंस ईयर एंड पे 192 के। तो मैंने लोगों का यार मुझे नया लाइसेंस नहीं चाहिए, मुझे इसकी फेयर वैल्यू चाहिए, इसकी फेयर वैल्यू। मैंने इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। सर इसकी फेयर वैल्यू ना हर महीने 2 मिलियन कम हो जाती है, लेकिन वो 174 में से माइनस नहीं करनी, मार्केट की नॉर्म है। मार्केट की नॉर्म है द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस इज 192 मिलियन, वाइल ओल्डर लाइसेंस की फेयर वैल्यू का फॉर्मूला कहते हैं, मैं आपको देता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। ओल्डर लाइसेंस की फेयर वैल्यू चाहिए ना, ओल्डर लाइसेंस सेल का मतलब है ओल्डर लाइसेंस की फेयर वैल्यू। तो ओल्डर लाइसेंस की फेयर वैल्यू का फॉर्मूला कहते हैं, मैं आपको देता हूं, वो क्या होगा बोले? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू fair value of new. So what is the fair value of new? Minus 2 million per month. So alhamdulillah now is equal to 192 minus 2 into 8, 16 बन गया ना, 176. So that is the fair value of my older license, old license. अब ये अजीब सा सवाल आया था, ये फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड लाइसेंस इस तरह निकालनी थी, 176। चलें भाई टाइम पे आए हो, मैंने कहा था 10 बजे तक आ जाना मैक्सिमम। द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू लेंगे आज के सवाल में लेंगे, क्योंकि कौन सी मार्केट एग्जिस्ट कर रही है? एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। तो फेयर वैल्यू बड़े टेक्निकल तरीके से सवाल में दी हुई थी, वो 176 है। चलो भाई आगे आप पॉइंट 2 पढ़ते हैं, क्योंकि पॉइंट 1 तो आसान सा था, वो हो गया। पॉइंट 1 पोस्ट करवा दें मुझे, नाम बताएं। लाइसेंस, जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, और इधर ओपनिंग क्या है? अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और अमोर्टाइजेशन। ओके, व्हाट इज द डेट ऑफ परचेज? 1 मई
2022 कॉस्ट एसेट रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड P&L। जी बोलें। 174 31/12/22 को रिवैल्यू करूं या पहले 31/12/22 की बुक वैल्यू निकाल लूं? उसके लिए डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। अमोर्टाइज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू? 48 डिवाइडेड बाय 6 multiplied by 8/12. So the formula for calculating the amortization is cost minus residual value divided by life into 8/12. G 14 160। जी बोले आगे। डिवाइडेड 1, ये बड़े मुश्किल तरीके से हमने निकाली है भाई के आने से पहले। 176 द older license sells at fair value of new license minus 2 million for each month license has already been used. जी 31/12/22 रिवैल्यूएशन सरप्लस 16। एंट्रीज बताएं और एंट्रीज को पोस्ट करें। 174 की एंट्री बताएं पहले जरा। और बबलू 174 की एंट्री लाइसेंस डेबिट कैश। अच्छा जरा देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूं, जरा एक मिनट देख लें पहले। लाइसेंस डेबिट कैश क्रेडिट 14 की एंट्री अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 14। 16 की एंट्री करूं या पहले 14 को रिवर्स करूं? 14 को रिवर्स करें। पहले आप 14 को रिवर्स करें। 14 के रिवर्स करने की एंट्री accumulated amortization debit and license credit. Transfer to asset account, transfer from accumulated amortization. और 16 की एंट्री लाइसेंस डेबिट एंड रिवैल्यूएशन surplus credit with the amount of 16। ईद कब है? कल है परसों है? परसों। नहीं नहीं भाई ऐसे बात नहीं करते, मुस्तनद बात करते हैं। डिपेंड करता है ईद के ऊपर। अच्छा जी ओवर करें इसको, टोटल सब बाद में कर लेंगे। चलें, इस सारे का जवाब आएगा 176। हाँ हाँ वो कर दो। On Yekam July 2022 HL acquired operation management software at a cost of 410 million.
HL also incurred a cost of 20 million for consulting, मशवरा लेने के लिए, to select and evaluate appropriate software. जी बताएं भाई। असल में ना ये प्लानिंग फेज नहीं है, प्लानिंग फेज होती है इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट के लिए लफ्ज। ये इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट नहीं है, ये परचेज्ड इंटेंजिबल है। परचेज्ड इंटेंजिबल के बारे में ये रूल है कि उसको कैपिटलाइज करते हैं, उसकी जरूरी कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन ये कॉस्ट 20 मिलियन की कंसल्टेंट को इसलिए पे नहीं की कि इंस्टॉल करना है। अगर कंसल्टेंट को इसलिए पे करते कि इसे इंस्टॉल करना है तो फिर इसे कैपिटलाइज करते। कंसल्टेंट को इसलिए पे की है कि चूज करने से पहले जरा मशवरे मांगे हैं लोगों से। किसी कंसल्टेंट को 5 मिलियन दिया होगा, किसी को 6, यार कौन सा बेहतर है, यार मशवरा दें कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर है। तो ये खरीदने से पहले के खर्चे हैं, इसको एक्सपेंस करेंगे, ये सिर्फ मशवरा फीस है। 20 मिलियन फॉर कंसल्टिंग चार्जेस। कंसल्टिंग चार्जेस फॉर व्हाट, इससे पता चलेगा कैपिटलाइज करना है। कंसल्टिंग चार्जेस टू जस्ट सेलेक्ट एंड इवैल्यूएट द सॉफ्टवेयर। उसको चूज करने से पहले ये खर्चे हुए हैं, एक्सपेंस में डालें इसको। बहरहाल हमने क्या एक्सपेंस में डालना है, बस आप 140 को कैपिटलाइज करें। $410 से ट्रांसपोजिशन एरर होगी है। $410 HL expected indefinite life can be achieved if, कंडीशनल है। इफ का मतलब होता है ये कंडीशन है। आई विल कम इफ बारिश रुक जाए, तो ये कंडीशनल है। फिर HL expected indefinite life can be achieved if we incur further expenditure to enhance its performance standards by integrating artificial AI into the software. Without such expenditure, the software is projected to become technologically obsolete in 5 years. और अगर ये खर्चा ना किया तो ये टेक्नोलॉजिकली 5 सालों में ऑब्सोलीट हो जाए। बस और अब कुछ नहीं लिखा हुआ आगे इस लाइन के बारे में। आप बता दें इंडेफिनिट ले लें या 5 years ले लें। असल में बात पता है क्या, एच एक्सपेक्ट्स दैट इंडेफिनिट लाइफ कैन बी अचीव्ड इफ इट इनकर फ्यूचर एक्सपेंडिचर। सो जब ये करेगी फिर फ्यूचर एक्सपेंडिचर तब देख लेंगे लाइफ को, फिर इंडेफिनिट करना हुआ कर देंगे, लेकिन अभी तो नहीं है। तो इसलिए लाइफ कितनी लेंगे सॉफ्टवेयर की? 5 years। अभी मोटाइज ना करें, पता नहीं अगली क्या कहानी डाल रहे हैं वो। अब आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, जब यकम जुलाई को नया खरीद लिया, यकम जुलाई 2022 को, हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 22। आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, द एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वुड वुड henceforth सर्व लिमिटेड पर्पस। इसका मतलब है पहले से कोई है, लेकिन वो पास्ट पेपर क्वेश्चन 7 की तरह अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, वुड सर्व द लिमिटेड पर्पस। मतलब क्या है? वो भी इस्तेमाल होता रहेगा, वो भी इस्तेमाल होता रहेगा। वुड सर्व द लिमिटेड पर्पस। कितने रह गए वो? अच्छा, वुड सर्व द लिमिटेड पर्पसेस। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वाज एक्वायर्ड फॉर 240 million and as on 31 दिसंबर 21 रुपीज 126 million had been amortized, has already been amortized। पिछले साल 240 और 126। क्या करें 240 126 का? ओपनिंग 240 इसकी फॉर्मेटिंग सही करा दो भाई। ये तस्वीर जो है ना खींच के भेजते जो समीर को, उसको पता चल जाएगा क्या मकसद है। भाई आप तस्वीर खींच के ना समीर को भेजते हैं,
After the acquisition of new software, the existing software henceforth serves for limited purpose. The existing software was acquired for 240 million. And as on 31 December 21, 126 had been amortized based on useful life of 10 years. On 31 December 22, हमारे साल के आखिरी दिन, HL has estimated that value in use of the existing software to be 58 million. इसकी value in use कितनी रह गई है? 58. यानी इम्पेयरमेंट ऐसे गुजारें. दिस वैल्यूएशन हैज बीन कंप्यूटेड. ये वैल्यू इन यूज मैंने खुद निकाली है, कहता है. अच्छा, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और फिर इन दोनों में से हायर को कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट. तो जब आप वैल्यू इन यूज दे दे तो फिर यही रिकवरेबल अमाउंट होगी. अब फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल तो दे नहीं रहा. This valuation has been computed using the cash flows projected over the revised remaining life of. ये 2 years remaining life कब थी? किस दिन खड़े होके? This valuation यानी 31 दिसंबर 22 पर खड़े होके रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? तो भाई अगर 31 दिसंबर 22 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 2 साल है, तो शायद आपने R1 में पढ़ा हो कि फिर हमारे साल की अमोर्टाइजेशन भी बेहतर है. इसी एस्टीमेट को यूज कर लें, बट अब 2 नहीं, क्योंकि हमारा साल अभी हमारे हाथ में है. तो 2 धोखा है, 2 रिमेनिंग है. हमारे साल को डाल के लाइफ कितनी होगी? 3 साल. ये कॉन्सेप्ट ना ये है छोटा सा, अगर आप इसको एक रिवाइज करना चाहें. मैंने एक एसेट खरीदा, उसकी लाइफ का मैंने अंदाजा क्या लगाया, कितने साल है? 5 साल. ये कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं. 100 रुपए का एसेट था, 20 रुपए डेप्रिशिएट किया, 20 रुपए डेप्रिशिएट किया. किताबों में कितने का पड़ा हुआ है? 60 का. कॉस्ट कितनी है? 100. अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? अब पेपर में सवाल आ गया, ऑन 31 दिसंबर 3 I estimated that remaining life is 1 year. I estimated that remaining life is, हमारे साल में तो 2 साल है ना. I estimated that remaining life is. Now it's better कि अब आप इसको इस तरह ना ले, रिमेनिंग लाइफ इज 1. पेपर में ये लिखेगा ऑन 31 दिसंबर 3 आई एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ इज 1. अब आप समझ लें, मींस ऑन 1 जनवरी द रिमेनिंग लाइफ इज 2 years. अब क्या करें? अब कॉस्ट माइनस अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन. अब कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो तो फिर 50-50 आएगा. तो फिर ये तो 140 डेप्रिशिएट कैसे होता है? एसेट ही 100 रुपए का. तो जब लाइफ एस्टीमेट रिवाइज होता है तो फिर बीवी को डिवाइड करते हैं रिमेनिंग लाइफ पर. अच्छा, बेसिक नॉलेज बच्चे क्या समझते हैं? जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ना पता हो वो ये कहते हैं कि 31 दिसंबर 3 को हमारा अंदाजा है कि लाइफ रहेगी है 1 साल, तो सर इस साल आप 20 रुपए डेप्रिशिएट कर दें पुराने तरीके से, क्योंकि पता इस दिन चला है ना, पता इस दिन चला है. तो इस साल 20 रुपए डेप्रिशिएट कर दें तो रह गया एसेट 40 का, और अगले साल पूरा 40 डेप्रिशिएट कर दें. ये मेरी बात समझ आ रही है? इसे कहते हैं कि बिल्कुल लैंग्वेज के लकीर के फकीर होना. अगर आप लकीर के फकीर बने तो लकीर के फकीर बनना ये कहता है कि एज ऑन 31 दिसंबर 3 द रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 1 year. तो फिर तो पुराने तरीके से 20 को डेप्रिशिएट करते रहते. 60 माइनस 20 कितना रह गया? 40. अब 40 को 2 सालों में खत्म करें, सिर्फ 1 साल में. सही. लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना. अगर कभी भी पेपर में कह दें कि एज ऑन 31 दिसंबर 3 द रिमेनिंग लाइफ इज 1, तो आप लोगों ने कहना है अभी हमारे साल की अमोर्टाइजेशन नहीं निकली, ऐसे कर लेते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 3 की बजाय एज ऑन 1 जनवरी 3 द रिमेनिंग लाइफ इज 2 year. तो बेहतर है अभी से 60 को सेट करना शुरू कर दें. लेकिन 60 को 100 को ना छेड़िएगा. अब 60 को सेट करें. अब देखें फुली डेप्रिशिएट हो गया ना, 100 रुपया हो गया पूरा फुली डेप्रिशिएट.
ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था R1 के, पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? तो ये देखें, ये जो फिक्रा लिखा हुआ है ना, दिस वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 2 years. This remaining life is on 31 दिसंबर 22, but on 1 जनवरी 22 remaining is 3 years. लेकिन 1 जनवरी 22 को remaining 3 years है। गाड़ी में चले, जी क्या कंफ्यूजन आ रही है आपको? बस कॉन्सेप्ट यही है ना, बस कॉन्सेप्ट तो सादा सा है। जब कभी सवाल में कहते साल के एंड पे खड़े होके मुझे पता है बकाया इतने साल रह गए हैं, तो आपने क्या समझना है फिर? वो बता देना, साल के एंड पे खड़े होके बताया सर 2 साल रह गया है, तो साल के शुरू में फिर आ जाइएगा और खड़े होके देखिए, आपको पेपर बताया करेगा कि यहां पे खड़े होके एसेट रह गया 1 साल, आपने क्या करना है, चलो ठीक है मैं यहां पे खड़े होकर फिर सोच लेता हूं। बताया वो करेगा, सोचा यहां पे खड़े होकर करना है, ये कह रहा हूं। वो कहा करेगा कि साल के एंड पे खड़े होकर हमारा एसेट रह गया है 2 साल, 1 साल, 1 साल मादरत, साल के एंड पे हमारा एसेट रह गया 1 साल। आपने कहना अच्छा चलो ठहरो जरा, मैं थोड़ा सा ना रिवर्स मार के देखता हूं। ओहो, ये तो मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया है, ये तो मैं कॉन्सेप्ट देने के लिए सवाल बना रहा हूं, ये तो मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया। उस सवाल की तरफ भी आ जाता हूं। ये सवाल समझ आ गया? फर्ज करें इस सवाल में लिखा हुआ है कि यहां पे खड़े होकर लाइफ रहेगी 1 साल, लेकिन मुझे यहां पे नहीं चाहिए, मुझे साल के शुरू में चाहिए। अच्छा, हमारा एसेट अब बताएं कितना है? हमारे एसेट की उसने रिकवरेबल अमाउंट दी है 58 मिलियन। दिस वैल्यूएशन इज कंप्यूटेड यूजिंग द कैश फ्लोज प्रोजेक्टेड। अच्छा, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं तो मजे से क्या करता रहता, मैं तो कॉस्ट को डेप्रिशिएट करता रहता 10 सालों पे, फिर तो कोई मसला नहीं था, कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ। लेकिन जब एस्टिमेट चेंज हो जाए तो कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ लेते हैं या बीवी डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ? So that's why I need BB divided by remaining life. But the question is saying that at the end of year the remaining life is 2 years, but my year is in hands. अभी उसकी मोटिवेशन मैंने नहीं निकाली, तो बेहतर है कि बट ऑन लिख लें, बट ऑन 1 जनवरी 22 द रिमेनिंग लाइफ इज 3 years. अच्छा, अगर सवाल के एंड पे खड़े होकर लिखे रिमेनिंग लाइफ इज 5, तो हमारे साल के शुरू में खड़े होकर फिर रिमेनिंग लाइफ इज 6। बट वो जो 6 है जो भी करना है ना, उसको बीवी से करना है, फिर वो उसको कॉस्ट पे नहीं करना। बट तो मैं नहीं लिखता, बट को काटें, मीन्स, बट तो अजीब सा लग रहा है, मीन्स अबे तो किस दिन खड़े हो गए कह रहा है 2 साल रह गया है, कहते साल के एंड पे। मैंने कहा फिर साल के शुरू में खड़े हो गए तो कहता कितने साल रह गए? 3 साल रह गए। ओके, अब मुझे बताएं, जरा तसल्ली से कैलकुलेशन करवाएं कि वो क्या करने लगा था मैं, वर्किंग नंबर, हाँ वर्किंग का नंबर 2। तो सवाल ये कह रहा है कि हमने अमोर्टाइजेशन निकालनी है, अमोर्टाइजेशन दोनों की निकाल लें, न्यू की भी निकाल लें और ओल्ड की भी निकाल लें। न्यू की अमोर्टाइजेशन कितनी है? 410 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑन ओपनिंग ऑन एडिशन 410 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ओल्ड में मैं ऐसा क्यों ना करूं, 240 डिवाइडेड बाय 10। एस्टीमेट चेंज हो गया। इफ एस्टीमेट इज चेंज, सो व्हाट आई नीड,
The book value divided by remaining life, but not the remaining life at end of year, the remaining life at start of year. So I need the book value. So book value divided by remaining life. So the book value is 240 minus 126. It is book value divided by whatever it may be. चलो इसको लिख लो, ये कितनी है बुक वैल्यू, चलो रहने दो, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 38 79. अब पुराने को डिस्पोज करें, डिस्पोज नहीं करना, उधर हमारे साथ रहें, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से तो गुजारना है ना, तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें. इंपेयरमेंट टेस्ट बताएं जी, इंपेयरमेंट टेस्ट किस दिन खड़े होकर करना है? 31 दिसंबर 22. जी बीवी बताएं 31 दिसंबर 22 की कॉस्ट 240 माइनस ओपनिंग अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर. और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो व्हाट इज द बीवी, व्हाट इज द बीवी, टाइम दिया कर रहा हूं आपका, व्हाट इज द बीवी 114 बीवी माइनस करंट ईयर अमोर्टाइजेशन, जवाब तो वही आएगा. तो बीवी माइनस करंट ईयर की अमोर्टाइजेशन. जी जवाब बता दें. बट वैल्यू इन यूज इज 58. तो आवर एसेट इज इम्पेयर्ड. नेगेटिव साइन लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं, बस ये वर्सेस है, बस 76 वर्सेस 58, 18 इम्पेयरमेंट लॉस. accumulated impairment loss. जी कितना? 18. Okay, now I'm giving you 2 minutes and you are alhamdulillah expert in calculating the cost of new asset in R&D. तो पहले मुझे ये वाला नोट पूरा करवा दें, तीसरा कॉलम डलवा दें, फिर मैं करेक्शन ऑफ एरर भी देख लेता हूँ. मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, आप नए एसेट की कॉस्ट निकालें R&D वाले की, और साथ जो है वो करेक्शन ऑफ एरर नोट फिर बाद में करते हैं. 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने. कंज्यूमेबल्स ये सारा कुछ जमा करें, जमा करके डिवाइडेड बाय पता नहीं कितने महीने, मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने करना है. ये वाला नोट पूरा कर दें IAS 38 का, फिर करेक्शन ऑफ एरर बाद में बनाते हैं.
जी क्या निकली है कॉस्ट? 416। और किसी की निकली हो कुछ फिगर डिफरेंट? 468। हाँ जी 416। ड्यूरिंग द ईयर 2022 इस साल ये पता चला है कि एंटायर कॉस्ट ऑफ 1050 वो नीचे नजर आ रहा है 1050, ये वाला 1050 entire cost of fixed purchase incurred on product development has been recorded as intangible without considering the following pertinent facts। नीचे वाले फैक्ट्स इग्नोर किए बगैर पूरा का पूरा 1050 ही कैपिटलाइज कर दिया। 2022 में ये पता चला, पिछले साल पता नहीं चल सका था। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाज कमेंस्ड ऑन यकम अगस्त 21। प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू हुई है यकम अगस्त 21 को पिछले साल। अप टिल लॉन्च डेट ऑफ यकम अक्टूबर 22। तो और कुछ बताया नहीं रिसर्च वगैरह का। तो फिर ये ब्लैक मार्कर इतना अरसा प्रोजेक्ट चला यकम अगस्त 21 से यकम अक्टूबर 22। द फॉलोइंग डायरेक्टली कॉस्ट फॉर इनकर्ड, ये कॉस्ट हैं यकम अगस्त 21 से अप टिल लॉन्च डेट। द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इनकर्ड कब से शुरू हुई होंगी? 1 अगस्त से। प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ है? पिछले साल अगस्त में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने पिछले साल। जनवरी से सितंबर 9 महीने हमारे साल। 9 जमा 5 14 महीने प्रोजेक्ट चला। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज मेट ऑन यकम फरवरी 22। अब क्या करेंगे? यहां से यहां तक करेंगे, यहां से यहां तक करेंगे एक्सपेंस और यहां से यहां तक करेंगे कैपिटलाइज। ये ब्लैक मार्कर में बताएं टोटल कितना बना था? 14 महीने। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने। जनवरी तो कितने महीने बन गए? 6 महीने एक्सपेंस में जाएंगे और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 8 महीने कहां जाएंगे? कैपिटलाइज होंगे। All costs have been incurred evenly during the period except the equipment which was purchased for specifically on यकम सितंबर। इक्विपमेंट थोड़ा लेट खरीदा था, यकम अगस्त की बजाय यकम सितंबर को। यूजफुल लाइफ ऑफ द डेवलप्ड प्रोडक्ट्स 8 years। डन। अब 14 महीने प्रोजेक्ट चलाए। अब हमारे सवाल की बन जाएगी वर्किंग नंबर 4 और बिल्कुल आसान सी कैपिटलाइज क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे सैलरी, कंज्यूमेबल्स ये इकट्ठे किया करें और कंसल्टेंट फीस 150 प्लस 160 प्लस 320। अगर 14 महीने का खर्चा है तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 8 महीने का, बल्कि इसको इस तरह करें ना, बस इसका टोटल बताएं। 630। ये 14 महीने का खर्चा है तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 8 महीने का कितना है? 360। और डेप्रिसिएशन ऑन अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज कॉस्ट नजर आ रही है 420। इसकी लाइफ अच्छी वाली डेवलपमेंट चली हमारे साल फरवरी से। जनवरी के महीने में भी ये डिप्रिशिएट हुआ होगा, लेकिन हमारी अच्छी वाली डेवलपमेंट चली फरवरी के महीने से। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितना हो गया? 8 इंटू 8 बाय 12। भाई ये जब आप डिवाइड कर देते हैं ना 5 से, उसने जरा 5 मिनट मांगे हैं वहां से। जब आप डिवाइड कर देते हैं ना 5 से तो ये आ जाती है 1 साल की डेप्रिसिएशन। तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 करेंगे, इससे ना डिवाइड बाय 14 कीजिएगा। वैसे भी 14 का मतलब था इतना अरसा साइंसदान रहे, लैब इक्विपमेंट तो नहीं 14 महीने रहा ना। लैब इक्विपमेंट को जब आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 12 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई। तो ये कोई ब्लंडर ना मारिएगा, लैब इक्विपमेंट को भी डिवाइड बाय 14 से ना खेलिएगा। When you divide the lab equipment with 5, it will give depreciation of 1 year. I need depreciation of only 8 months. I need depreciation from only yakam Feb to September end. जी 56
अब क्या गलती हुई थी, किसने गलती की थी? अच्छा 9 मंथ्स ले लिया था, 9 मंथ्स में फिर यकम फरवरी भी आ गया ना, हालांकि यकम फरवरी तो बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी। और क्या गलती की थी? कहाँ 14 मंथ्स लिया था? इंटू 8/14। देखें 420 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 साल की डिडक्शन आएगी ना जी। बस करेक्शन ऑफ एरर नोट तो अलग बहस है, वो बाद में बनाते हैं। हमारे साल में लैब 9 मंथ्स ओपन रही, उसमें फरवरी का महीना बुरी वाली डेवलपमेंट चलती रही और 8 महीने अच्छी वाली। ठीक है, फिर आगे चलें। कहां पर? किस वाले 14 की जगह? आप लोग पहले मुझे इसकी बात करें या इसकी बात करें? हाँ, ऊपर वाले में बताएं आप लोग कैसे चले थे। 14 की जगह ना आपने लाइन लिखा है ना, तो देखें द प्रोडक्ट डेवलपमेंट वॉज कमेंस्ड ऑन यकम अगस्त 21 अप टिल लॉन्च डेट द फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स वर। शुरू हुआ यकम अगस्त को, अप टिल यकम अक्टूबर ये खर्चा हुआ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये खर्चा जो है हमारे साल का है। और नीचे जाके आपको एक और ख्याल आना चाहिए था कि ये इक्विपमेंट तो वैसे भी पिछले साल हमने लिया है, तो ये भी तो इसमें पड़ा हुआ है ना, तो ये सारे इस साल के खर्चे तो नहीं है, पिछले साल के खर्चे फिर कहां हैं? उस ये पहली दो लाइनों में पढ़ने में फिर मसला हुआ है। डेवलपमेंट असल में ना एक और चीज भी है इस सवाल में, पिछले सवालों में हर साल का खर्चा अलग अलग बताता था, इस सवाल में उसने क्या लाइन डाली है? द प्रोडक्ट डेवलपमेंट वॉज कमेंस्ड ऑन पिछले साल अप टिल यकम अक्टूबर द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड। बस अप टिल द फॉलोइंग कॉस्ट्स वर इनकर्ड, तो ये पूरे 14 महीने की कॉस्ट है। ये वजह, इससे पहले ना हर सवाल का खर्चा अलग अलग देता रहा वो, इस सवाल में उसने अप टिल का लफ्ज लिख दिया और शुरू का लफ्ज लिख दिया। $460 क्या नाम है? प्रोडक्ट 4। बाकी गलतियां हुई वो बात की बात है, अगर कभी गलतियां हो भी जाएं तो नोट में तो ओरिजिनल चीजें लेके जा सकते हैं हम। अमोर्टाइजेशन बोले, वर्किंग 4 तो बल्कि वो होगी ना जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे की है, वर्किंग 5 416 डिवाइडेड बाय कितना? 13। जी 176। ये मैंने कहा था 176 इससे मैच करना चाहिए इस वाले से। ये क्या चक्कर है, रिकवरेबल अमाउंट तो 58 है, तो ये 40427 क्यों आ रहा है? वो तो सिर्फ एक एसेट की है ना, हमारा नया भी तो एसेट है। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं,
जरा पिछले साल की ओरिजिनल एंट्रीज करें और पिछले साल की रॉन्ग एंट्रीज, हमारे साल की नहीं। हमारे साल जो गलती होगी वो होगी, उसकी खैर है, हमने नोट में ओरिजिनल फिगर्स ले गए हैं। हमारे साल की गलतियां सही करने के पीछे ना पड़े, क्योंकि हमारे साल ओरिजिनल डेटा हमने पोस्ट कर दिया नोट के अंदर। सिंगल सिंगल करें, फिर कंपाउंड से कंपेयर कर लीजिएगा। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर 2022 ये पता चला है डेट एंटायर कॉस्ट ऑफ 1050। अच्छा माय डियर, एक ये भी इंडिकेशन थी, देखें जिन लोगों ने गलती की है, एंटायर कॉस्ट ऑफ 1050 इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऊपर एंटायर का लफ्ज उसने लिखा हुआ था, ये 1050 फुल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हमारे साल भी गलती हुई है, पिछले साल भी गलती हुई है, लेकिन जो एरर करेक्शन नोट बनाने वो सिर्फ किस साल का बनाने, पिछले साल का बनाने। तो पिछले साल की ओरिजिनल एंट्रीज पहले करते हैं ना नॉर्मल तरीके से। ओके जी, ओरिजिनल एंट्रीज, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, मेरे तो ख्याल से यही होगा ना, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया हमारे साल मीट की है। तो स्टाफ सैलरीज 14 महीने की 150, कंज्यूमेबल्स 160 प्लस 320, वो फिगर निकली हुई है, कैलकुलेटर मत पकड़ें, 630। अब थोड़ा सा जरा मोहतात रहने, जनवरी ना पकड़ लीजिएगा, जनवरी ना पकड़ लीजिएगा, वो अगला साल है।
अब हम पिछले साल की ओरिजिनल एंट्री करने लगे हैं। पिछले साल में जो मंथ्स बनते हैं वो बनते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जब मैं नोट बना रहा था तब मैंने देखा था कि 6 महीने एक्सपेंस में और 8 महीने कैपिटलाइज, लेकिन अब मैं बना रहा हूं एरर करेक्शन नोट। तो हमारे साल तो साइंसदानों को 5 महीने तनख्वाह पे की है ना, तो हमारे साल जो साइंसदानों को 5 महीने तनख्वाह पे की है, वो जो हमने पास पेपर क्वेश्चन 19 किया था ना, उसमें असल में गलती हमारे साल हुई थी, प्रायर ईयर में नहीं हुई थी। ये सारी गलती ना 100% ये वाला सवाल उसने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन ये सारी गलती हमारे साल हुई थी और इस सवाल में गलती पिछले साल हुई है। डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी 225। अच्छा, लैब इक्विपमेंट देखें आप कब खरीदे? पिछले साल। और पिछले साल फेज कौन सी चल रही है? बुरी वाली। तो पिछले साल की सारी को डेप्शन में भी डालना पड़ेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओरिजिनल एंट्रीज पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट 420। और नोट बनाते हुए इसको फिर वो पीपी कर दिया करें, नोट बनाते हुए फिर ये कंफ्यूज करेगा कमोडेशन अकाउंट। जी 420 को डिवाइड करूंगा किससे तो क्या आएगा? 1 साल के डेप्शन। मुझे कितने 21 साल के कितने महीने की चाहिए? हमारे साल के 4 महीने की चाहिए। 20 has been recorded as intangible. Entire cost has been recorded intangible without considering the, ये एंट्री कोई बताए कितने से? सर वो अलग अलग की हुई है, हमने अलग अलग ऐसे करवा सकते। पता नहीं यार, आप लोगों को इल्हाम हो गया था कि 1050 खर्चा होना है 31 दिसंबर की रात को। 31 दिसंबर की रात तक अकाउंटेंट को क्या पता होगा कि अगले साल साइंसदानों को कितनी तनख्वाह देनी है? ये 31 दिसंबर की, ये किस ईयर एंड की एंट्रीज हो रही हैं? ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 की एंट्रीज हो रही हैं। 31 दिसंबर 2021 की एंट्रीज हो रही हैं। तो 31 दिसंबर 2021 को खड़े होकर अकाउंटेंट को क्या इल्हाम होना था रॉन्ग एंट्रीज करते हुए कि अगले साल कितनी एंट्रीज होनी है और कितनी साइंसदानों को तनख्वाह देनी है? 1050 तो उसके फरिश्तों को भी नहीं पता, इस 1050 तो उसको पता ही नहीं था, तो 1050 का तो उसको पता भी नहीं था। मुझे बताएं, सवाल में लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2022 ये पता चला, ड्यूरिंग 2022 ये पता चला that entire cost incurred on product has been recorded as intangible। सारी कॉस्ट इंटेंजिबल में डाल दी है। भाई कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, तो पिछले साल जब कैश रिकॉर्ड हो रहा होगा तो कैश रिकॉर्ड होते हुए अकाउंटेंट ने एंट्री भूली, तो पिछले साल कितनी को इंटेंजिबल में डाला? 420 जमा 225, पूरा 1050 नहीं। असल में होता ये होगा कि उसने अगस्त में साइंसदानों को बुला के तनख्वाह दी होगी, फिर सितंबर में दी होगी, फिर अक्टूबर में दी होगी, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, और एक और काम उसने किया होगा, 1 सितंबर को पीपी खरीदा था। द एंटायर इज कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल। कितना? 645। ये 645 ना ऐसे आया है, 225 जमा 420, बड़ा बड़ा करके लिखे। अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूल सकता। फ्यूचर कॉस्ट की तो वैसी ही एंट्री नहीं करनी थी उसने, फ्यूचर कॉस्ट का हमें क्या पता। चले मुझे बस ये बता दें, व्हाट इज द आउटफ्लो इन 2021? व्हाट इज द आउटफ्लो इन 2021? 400 जमा 225।
और जाहिरी बात है इसने जब इसे इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर लिया तो इसने डेप्रिशिएट इसलिए नहीं किया होगा कि इंटेंजिबल तो डेप्रिशिएट नहीं होता, इंटेंजिबल तो अमॉर्टाइज होता, इसलिए डेप्रिसिएशन तो वैसे ही नहीं इसने चार्ज की। तो अकाउंटेंट की ये ना कीजिएगा कि उसने इंटेंजिबल रिकॉर्ड किया तो अमॉर्टाइज भी किया होगा, वो तो चीज पूरी नहीं हुई अभी। लेकिन सर वो करेक्शन ऑफ एरर का नोट ना होता तो फिर हम कर सकते थे रिकॉर्ड क्या 1050 पे इंटेंजिबल। वो फिर आप ऐसे कर लेना, वो भी फिर ऐसे करते हैं आप, अगर आप लोगों ने वो करना है तो फिर देखें हर साल की ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज ना अलग अलग होती हैं। फिर आप अगली हेडिंग देते हैं ईयर एंड 31 दिसंबर 22, फिर हमारे साल की ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं। हमारे साल की ओरिजिनल एंट्रीज माय डियर कैसे होती? एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। अब हमारे साल की एंट्रीज कैसे होती देखिए इधर, हमारे साल की एंट्रीज ऐसे होती ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग 150 जमा 160 जमा 320 इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये फिगर आ जाती कैश की कितनी? सर कैश की कैश की वो करनी है ना अक्टूबर तक, मल्टीप्लाइड बाय 9 405। और अब आप ये करते कि अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करते तो एक्सपेंस आ जाता, और मल्टीप्लाइड बाय 8 करते तो इंटेंजिबल आ जाता, मल्टीप्लाइड बाय 9 करते तो कैश आ जाता। इज इट सो? तो इसको आप स्प्लिट कर लें, ये तो मल्टीप्लाइड बाय 9 कैश आ गया पूरा, तो बेहतर है दोबारा यहां लिख लें 630 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 45 और 360, वो 360 तो वही है ना, नहीं वो सॉरी अभी लैब इक्विपमेंट की डालनी है। ये ओरिजिनल एंट्री होती, अगली ओरिजिनल एंट्री क्या होती? इंटेंजिबल डेबिट और अगली 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 क्या होती? लैब इक्विपमेंट पिछले साल कैपिटलाइज हो चुका है, डेप्रिसिएशन डेबिट लैब इक्विपमेंट की, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और पीपी क्रेडिट या अकमुलेटेड एब्सेंट क्रेडिट। इसमें फिर लैब इक्विपमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 84, ये क्या निकल आती? पूरे साल की 84 इंटू जनवरी का एक महीना, और फिर अक्टूबर में प्रोजेक्ट पूरा हो गया, यकम अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंटू 4/12 और 84 इंटू 8/12 20। अब ये 56 और 360 जमा करके देख लें, ये 416 है, ये ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं। और फिर अब मुझे रॉन्ग बताएं कितने से करते हैं? रॉन्ग कितने से करते? एक्सेलेंट, अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 405। तो वो जो लाइन लिखी हुई थी कि एंटायर कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन इंटेंजिबल, तो वो है 405 जमा 645। तो ये फिर ओरिजिनल रॉन्ग एंट्रीज बनती हमारे साल की, इससे फिर रेक्टिफाइंग बनाते। तो पता ये चला अकाउंटेंट जैसे जैसे कैश पे करता है किसी ना किसी अकाउंट में डालता है, वो इसने इस साल इसमें डाला है। अकाउंटेंट जैसे जैसे कैश पे करता है किसी ना किसी अकाउंट में डालता है। तो इन एनी केस ये कोई एंट्री नहीं थी ओवरऑल के इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 1050, ये ईयर वाइज होती है। ये क्यों नहीं करनी? क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे साल की रेक्टिफाइंग एंट्रीज करो।
रिक्वायरमेंट ये हमारे साल की रेक्टिफाइंग एंट्रीज हो या करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाओ। करेक्शन ऑफ एरर नोट का मतलब है कि यूजर के पास अगर कोई गलत चीज जा चुकी है तो इस गलत चीज को क्या कर दो, सही कर दो, उसके लिए हम नोट बनाने लगे हैं, डेट इज कॉल्ड एज करेक्शन ऑफ एरर नोट। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम, क्या होता है मिटाने को क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रब दिस। अच्छा, आप बनाएं जी करेक्शन ऑफ एरर नोट। रेक्टिफाइंग एंट्री करें या वैसे ही बना लें? वैसे ही बना लें। क्या क्या होता था नोट नंबर 9, करेक्शन ऑफ, कंपनी का नाम तो ऊपर आ जाएगा ना एक दफा, करेक्शन ऑफ एरर नोट तो नहीं लिखेंगे आगे, इधर कुछ अंग्रेजी वगैरह आती थी, और आइटम्स, इम्पैक्ट ऑन पता नहीं जब हम आई सेट पढ़ाते थे तब इस तरह लिखते थे, आइटम्स अफेक्टिंग एसओसी, आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी, बदल गया हुआ है। इम्पैक्ट ऑन P&L लाइन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग भी कोई बनती है या अंग्रेजी आती है बस? हेडिंग इम्पैक्ट ऑन लाइन आइटम ऑफ इम्पैक्ट ऑन P&L लाइन आइटम्स ऑफ पी एंड एल, और इम्पैक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ एसओ एफपी। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेहतर एक्सपेंसेस को ना अलग अलग बताएं। एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था, नहीं हुआ, तो यहां लिखें इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। इसको इस तरह लिखते हैं ना, इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंस, कितना? 225। बताएं इस बात का मतलब क्या है, इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंस। हम यूजर को बता रहे हैं पिछले साल की पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट घर में खोलो और उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंस 0 आ रहा है, उसको बढ़ा के 225 पे बढ़ा के देखो, अब तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल वाली सही हो रही है। अच्छा, कैश तो कैश से कट गया ना, कैश की टेंशन नहीं। आगे चलें, नहीं अभी कर लें, इंक्रीज डिक्रीज इन पीपी करना कर लें, वो लाइन अभी छोड़ दें, इधर बता दें, मैं तरतीब से चल रहा हूं मैं जरा वैसे ही। पीपी कितने से रिकॉर्ड हुआ? 420 से, और कम कितने से हुआ? 28 से। ये होना चाहिए और हुआ नहीं, तो क्या करें? वर्सेस वर्सेस, ये छोटी सी वर्किंग्स है मेरी। अब 420 माइनस इज इक्वल टू 392, 420 माइनस 28 392 वर्सेस ये 645 इंटेंजिबल में गया हुआ है, उसने तो पीपी रिकॉर्ड ही नहीं किया, वर्सेस 0। सो इंक्रीज इन पीपी बाय 392। सर जी, हम 420 को एसओएफपी में लेटर रिकॉर्ड करके और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेना नहीं करेंगे P&L में? P&L के एंगल से डिस्कशन अभी चलने लगी है। मैंने भी क्या पकड़ा है, मैंने ये वाला 28 पकड़ा ही नहीं, मैंने ये 28 और ये 420 नेट की है, ये 28 अभी मैं पकड़ रहा हूं। तरतीब से चलें दोबारा, जरा रिदम कुछ बच। खर्चों में कितना जाना चाहिए था? 225। खर्चों में 225 ले जाएं P&L में, और इसको काट दें, बस ये यूज कर लिए। पीपी में कितना जाना चाहिए था? 392। कितना गया? कितना ले जाएं पीपी में? 392। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था? 28। कितना रिकॉर्ड हुआ? अब कोई जरूरत नहीं इधर कुछ करने की, ऐसे ही लिख लें सर, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी 28। आगे चलें, इसको भी आप काट दें। इंटेंजिबल डेबिट हो गया, नहीं होना क्योंकि बना ही अगले साल है, हमारे साल तो कुछ हुआ ही नहीं था, हमारे साल तो बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही। इंटेंजिबल डेबिट हो
गया, नहीं होना चाहिए था। तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटेंजिबल नजर आ रहे हैं यूजर्स को, यूजर्स को बताएं वो जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुझे इंटेंजिबल नजर आ रहे हैं उनको डिक्रीज करो, डिक्रीज इन इंटेंजिबल एसेट्स 645। ये सारा कर लेने के बाद 2 लाइनें और भी आया करती थी आखिर में, वो अब आप लोगों ने मुझे बताना है। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट और इम्पैक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, इसमें आपको लंबी चौड़ी वर्किंग करने की जरूरत नहीं, ये दोनों खर्चे हैं और बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट्स, डिक्रीज इन प्रॉफिट 225 जमा 28, 253 बस नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं तो डिक्रीज लिख दिया। और आगे सारे इनको टोटल करके नीचे इनको टोटल करके नीचे लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। लाइन आगे चलें, मतलब ये कि ऊपर को हमने इंक्रीज डिक्रीज इधर लिख दिया तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आगे चलें, एक्सेलेंट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बट देयर आर नो लाइबिलिटीज, बट एसेट्स विल बी नेट। आप बताएं, वैसे तो इधर ऐसे ही सोच लेना, इधर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्या करना, प्रॉफिट कम होने से रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाती है। ये तो एक साल ही है ना बस, वो पिछले साल तो नहीं है। वो ISA के नोट में होता था कई सालों की गलतियां शायद सही होती थी, ये तो सिर्फ एक साल की गलती सही हो रही है। तो इस साल का प्रॉफिट कितने से कम करना है, यानी पिछले साल का प्रॉफिट कितने से कम करना है, तो पिछले साल की आधी कितने से कम हो जाएगी। तो ये तो एक साल ही है, इस फिगर को यूज कर सकते हैं 253। ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज भी ठीक है, खत्म हुआ ये नोट। बाकी अंग्रेजी इधर अंग्रेजी बताएं, बोले। नहीं, इधर फिगर्स तो नहीं आती थी, इधर फिगर्स भी आती हैं, नौ सारी कंफ्यूज है। इधर फिगर्स तो नहीं आती, बोले। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट एंड परचेज प्राइस ऑफ equipment is recorded in was recorded in intangible and now being rectified as below। इस तरह लिखते थे या क्या फिक्रा लिखते थे, ये आखिरी फिक्रा क्या लिखते थे, now being rectified as below। It is to be considered as a prior year error and its impact will be considered rectified as follows। retrospectively। correction of error लेना तो हाँ। retrospectively impact आएगा, हाँ वो ग्रेड लिखने हैं। अच्छा लिखवाओ चलो। It is to be considered as correction of error and it is to be prior year error considered as prior year error it is to be considered as prior year error and its impact will be taken and its impact will be taken retrospectively retrospectively as below भी लिखना है कुछ, yes sir retrospectively as below।
अस्सलाम वालेकुम भाई। देखो ये जो रोने वाला इमोजी बनाने से ना जो है आई के अपना सिलेबस कम नहीं कर देना। तो जो सिलेबस है वो कवर करना ही है, यानी कि अगर आप रिएक्ट करोगे इसके ऊपर तो ये तो परेशानी वाली बात है। आप खुद कवर करो चीज़ें जल्दी। सर आपने अपने एक सवाल करवाया था, उसमें आपने जो इंटेंजिबल बना था ना, आपने उसकी वो मोनेटाइजेशन निकाली थी, वो स्टेट लाइन बेसिस पे निकाली थी। एफआर 1 में सर उमर ने सवाल करवाया था इसके, लेकिन उसमें ना उसने बताया था कि पहले साल 1 लाख की कॉस्ट सेविंग करेगा, दूसरे साल 3 लाख की करेगा और तीसरे साल 2 लाख की करेगा, टोटल 6 लाख की। सर ने उसकी जो मोनेटाइजेशन करवाई थी वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के जरिए करवाई थी। वो तो टेंजिबल्स होंगे ना। इंटेंजिबल हाँ, इंटेंजिबल्स कहाँ से आ गए थे उसमें? अच्छा वो उसमें वो कौन सा हाँ, सवाल था? पहला ये दूसरा था। अच्छा ठीक है, तो इस सवाल में लिखा हुआ था स्ट्रेट लाइन पे करना है। वो सवाल खोलो जो हमने किया था, उसमें लिखा हुआ था स्ट्रेट लाइन पे करना है। सर लेकिन इंटेंजिबल भी होता है तो स्टेट लाइन यूज होता है। स्ट्रेट लाइन यूज़ होता है, लेकिन अगर सवाल खुद कह दे कि कॉस्ट सेविंग पे करना है या किसी पे करना है तो कर दीजिएगा। उसने मेंशन नहीं था किया उसने कॉस्ट सेविंग पे करना, लेकिन उसने वो बस बता दिया था कि इतनी इतनी कॉस्ट हाँ तो फिर ठीक है, फिर कर दो उसके ऊपर। ओके जी, हाँ पूछ लो। सर जो अगर हम डेट बेस डिलीवरी ऑन टर्मिनल पे चल रहे हैं इन्वेंट्री का और ईयर एंड आ गया लेकिन अब तक रिसीव नहीं हुआ, तो फिर हम इन्वेंट्री को इग्नोर करेंगे जो ट्रांजिट में। जिस सिनेरियो के अंदर हमारे पास आके तब रिकॉर्ड होनी है जब इधर रिसीव होगी, तो फिर जाहिर बात है इग्नोर करें। ओके, क्वेश्चन 10 निकालें। अच्छा ये हम A2 बनाते होते हैं, इसका पार्ट अब क्या हाथ रखेंगे या कार्ड देके आएंगे? कार्ड है, चलें।